कल हमने जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पढ़ा था, जो कविता पढ़ी थी, उत्साह और अट नहीं रही है, उससे आगे जो उसके प्रश्न उत्तर हैं हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। देखिए, यहाँ पर जो कवि ने जो बादलों का जो आवाहन किया है वो फुहार या रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कह रहा है, क्योंकि जो बादल होते हैं वो किसके प्रतीक हैं? यहाँ पर एक क्रांति के प्रतीक हैं। वो लोगों में एक उत्साह का संचार कर रहे हैं, एक नई चेतना का संचार कर रहे हैं। वो जो कि लोग हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानी से ग्रसित हैं, उनमें उसके प्रति वो क्या कर रहे हैं, उसमें एक विद्रोह की भावना है, वो जागृत कर रहे हैं। और वो कब होता है विद्रोह की भावना? कि जब वो गरजता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य के प्रति अपना जब विद्रोह उठाता है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है? बुलंद होती है। इसलिए जो कवि है यहाँ पर वो फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर किसके लिए कह रहा है? वो गरजने के लिए कह रहा है। अब आगे अगला जो प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? जो कविता का जो शीर्षक है, जो कवि ने यहाँ पर उत्साह रखा है, उत्साह का तात्पर्य भी वही है जो मैं ऊपर बता रहा था ऊपर के प्रश्न में, कि जो लोग हैं उनमें क्या हो सके, एक नवीन उत्साह का संचार हो सके, नई चेतना जागृत हो सके। जो कवि है वो नूतन कविता, एक नई कविता की क्या कर सके, वो रचना कर सके। इसलिए यहाँ पर जो कवि है उसने इस कविता का शीर्षक है वो क्या रखा था? उत्साह रखा था। अब आगे है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहा है? यहाँ पर जो कविता में जो बादल है वो कई अर्थों की ओर संकेत कर रहा है। जैसे कि वो तपती हुई पृथ्वी है, उसको शीतल करने के लिए कह रहा है। दूसरा, उनमें लोगों में एक उत्साह का भावना जागृत कर रहा है, नई चेतना का जागृत कर रहा है। और जो कि लोग हैं जो गर्मी के तपन से जो व्याकुल हैं, उनमें क्या कर रहा है? वो उस व्याकुलता को समाप्त करने के लिए वो कह रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बादल है वो कई अर्थों की ओर संकेत कर रहा है। आगे लिखा हुआ है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, घेर घेर घोर गगन ओ धाराधर ओ बादल गरजो। तो यहाँ पर क्या है? एक नाद सौंदर्य है, ध्वन्यात्मक ध्वनि है वो पैदा हो रही है। अब आगे लिखा हुआ है, रचना और अभिव्यक्ति। जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। ये काम आप स्वयं करेंगे और इसमें आपको क्या करना है? एक नई कविता का संचार करना है, एक रचना करना है, जिससे कि आपके जो प्रकृति को देख कर के, बादलों को देख कर के जो आपके मन के जो भाव पैदा होते हैं, उनको अपने मन के भावों को क्या करना है? प्रदर्शित करना है। अब अगला जो पाठ्येतर सक्रियता, छायावाद की खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों में पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। यहाँ पर जो छायावाद की जो विशेषता थी वो मानवीकरण अलंकार की थी। तो यहाँ पर जैसे कि पाट पाट शोभा श्री की पट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। ये सभी जो कविता है तो ये क्या है? बाहर की दुनिया से एक सामंजस्य बिठा रही है कि हम देखते हैं कि जो प्रकृति है, प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो ऐसा ही हमें दिखाई देता है। अब आगे है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? जो फागुन की जो सुंदरता होती है वो बड़े ही सौंदर्यशाली होती है, उसको देख कर के जो हमारा मन है वो हट नहीं पाता है। ऐसा लगता है कि हम उसे देखते रहें, क्योंकि जो फागुन के महीने में जो प्रकृति है वो अपनी पूर्ण शोभा पर होती है, पूर्ण रूप से। जैसे कि जो वृक्ष हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, तालाब में कमल खिलने लग जाते हैं,
आसमान है वह स्वच्छ हो जाता है, आम पर बौर आते हैं, जामुनें पकने लगती हैं, जामुनों पर भी बौर आ जाते हैं छोटी छोटी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फागुन की जो सुंदरता होती है वो बड़ी ही सौंदर्यशाली होती है। आगे लिखा हुआ है अगला प्रश्न, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? कवि ने जो प्रकृति की जो व्यापकता है वो बड़ी ही असीम है, अनंत आकाश तक, दूर घन तक, कि हम जिधर तक जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक जो प्रकृति का जो सौंदर्य है वो व्याप्त है, कि वो जिधर भी देखता है उधर उसे सौंदर्य ही सौंदर्य दिखाई देता है। तो जो प्रकृति की व्यापकता है वो कैसी है? अनंत सीमा तक है। अब आगे लिखा हुआ है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है? जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो कि बाकी ऋतुओं में नहीं होता है। जैसे कि ग्रीष्म में तो अत्यधिक गर्मी पड़ती है, सर्दी में अत्यधिक सर्दी होती है, लेकिन जो फागुन का महीना होता है ना उसमें सर्दी होती है ना गर्मी होती है, आसमान स्वच्छ होता है, पेड़ हैं वो हरे भरे हो जाते हैं। ये सभी कार्य होते हैं वो किस में होते हैं? हमारे